पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक करें कि 30 क्वेश्चन में क्या आप 16 से 17 स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए या करती हैं? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण की विधियां क्या परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, सी है समय अवधि पर, एंड लास्ट वन लक्ष्य भाषा पर। आंसर हमारा फर्स्ट का आंसर क्या चला जाएगा? बी फॉर ब्रिलियंट चला जाएगा। रीजन क्या है कि भाषा शिक्षण की विधियां दोस्तों बच्चों के स्तर पर, इसलिए कि एक क्लासरूम में अगर कोई अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रहा है तो वो बच्चे का स्तर तो पहले जाने तब तो पढ़ाए, और किस पद्धति से पढ़ा रहा है, क्या प्रकरण है वो भी जानना चाहिए। आयु पहले बच्चों का, स्तर जानना चाहिए कि वो किस क्लास का है। तो सबसे पहली तो नजर बी ऑप्शन पर जाएगी। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन गलत आप बहुत भर भर के करोगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्यों जाएगा? कविता किसमें आती है? कविता एक पद्य में आती है, और पद्य जो होता है वो गाया जाता है, गाकर पढ़ा जाता है। और गद्य में क्या आता है? गद्य में दोस्तों कहानी आती है, कविता आती है। तो कहानी आती है, उसको केवल नॉर्मल तरीके से हम पढ़ते हैं। तो कहानी और कविता में फर्क कितना होता है? लयबद्धता का फर्क होता है। तो कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो मतलब गेयता के आधार पर ही अलग करेगा, लयबद्धता के आधार पर अलग करेगा। तो आंसर डी हो जाएगा। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता को समझने के लिए द्रुत पठन होना चाहिए, सस्वर पठन होना चाहिए, धीमा पठन होना चाहिए, या फिर मौन पठन होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मौन पठन के लिए ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। तीसरे का आंसर डी हो जाएगा। याद रखेंगे मौन पठन क्यों? क्योंकि अर्थ की गहनता को समझने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन से कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मतलब मौन होकर पढ़ रहा है, तो आंसर हमारा डी लॉक होगा। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? जवाब देना है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निगेटिव ऑप्शंस को हटा देना एक कला होती है, क्या आप हटा सकते हो? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ना करना निगेटिव है। सौंदर्य का बोध को सही रूप से अगर हतोत्साहित, भाई प्रोत्साहित करो तो पॉजिटिव है, हतोत्साहित तो निगेटिव है। बल देना एक निगेटिव है, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर सृजनशील आ रहा है, तो इसलिए इससे बेस्ट आंसर हो नहीं सकता। चलिए, यदि पहली बार है आप गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी लाखों और मिलियंस बच्चों को एक सरकारी विद्यालय में सरकारी अध्यापक अध्यापिका बना चुका है। अगला नंबर आपका है, अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो ईमानदारी से फ्री में सारे कोर्स प्राप्त करने के लिए सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब करें। भाषा शिक्षण में सहायक है दोस्तों, भाषा शिक्षण में अगर सहायक है तो क्या है? पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक कार्य। शुद्ध भाषा पर देखिए बच्चे को बल नहीं दे सकते, साहित्य शिक्षण से भाषा शिक्षण नहीं सही होगी, व्याकरण नियम और रूल जानने से सही शिक्षण नहीं हो सकता। हाँ, जो त्रुटियां हैं उनको निदान के रूप में लाइए, जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उनको उपचार करिए। आंसर ए जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में संभव नहीं है। आंसर निगेटिव तुरंत हटाइए। विभिन्न कक्षाओं की कक्षाओं में भी संभव है, घर में संभव नहीं है, गलत। ही वाला कक्षा में ही कंडीशन डाल रहा है, तुरंत हटाइए। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है तो क्या है? तुरंत हटाइए, जटिल कठिन। निगेटिव आंसर को तुरंत हटाना अगर एक कला आप समझ गए तो क्वेश्चन को कोई भी पेडागोजी हो, इवन ईवीएस हो, पेडागोजी हो, मैथ पेडागोजी हो, सीडीपी पेडागोजी हो, आप सब कर ले जाओगे। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? अब ध्यान दीजिएगा, कविता शिक्षण में अगर आप कविता पढ़ा रहे हो तो आप सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान करना, कि अलंकार बता दो, समास बता दो, संधि बता दो। कविता का भाव विश्लेषण करना, ये हो सकता है, पॉजिटिव है। कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करना, ये भी सही है। कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति, तो कविता में क्या है? रस की अनुभूति की जाती है जो दिल को छूने वाली होती है और उसके भाव को ग्रहण किया जाता है, इसलिए सबसे ऑप्शन बेस्ट है डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर है रसानुभूति। कविता का एकदम से हृदय स्पर्शी रसानुभूति कर लेना, आंसर हमारा डी लॉक करेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, ऑप्शन ए। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, ऑप्शन बी। भाषा
में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यानी अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, या फिर सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। विद्यालय आने से पूर्व बच्चा तो कोरी स्लेट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ नहीं जानते हैं। सभी भाषाओं में तो होते नहीं है, क्योंकि हर भाषा कैसे भैया गर्भ से सीख कर आएगा क्या, या 1 से 4 साल जब तक घर तक रहता है विद्यालय जाने से पूर्व तो क्या सीख लेगा क्या, नहीं। अब देखिएगा यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपनी भाषा, मातृभाषा, मदर टंग की बात करते हैं, इसलिए अपनी भाषा में समझने समझाने में कुछ लैस होते हैं, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, लॉक किया जाए, आंसर क्या हो सकता है। 30 क्वेश्चन धमाकेदार लेकर आए हैं, और इस धमाकेदार वीडियो में आपको एक सिलेक्शन की एक जो कमी है ना वो पूरी होती दिखाई देगी वीडियो के अंत तक। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, 9 नंबर का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। भाषा के बच्चों के प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाध्य निगेटिव है, अलंकारिक निगेटिव है, नहीं निगेटिव है। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने के प्रयोग में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता है। अगर हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं, उस प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यता है, तो क्या होना चाहिए, किस तरीके से ज्यादा बच्चों को समझ में आएगा, किस तरीके से बच्चा भाषा शिक्षण में, भाषा डेवलप करने में अपने आप को सहज महसूस करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इसमें जितना जल्दी बच्चा सीखता है उतना जल्दी कहीं नहीं सीखता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 11 कक्षा 1 और 2 के बच्चे से क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि 1 और 2 का बच्चा, कंडीशन डाल दी भैया पहले से उसने कि क्लास 1 और क्लास 2 का बच्चा है, किस तरह की कहानी का चयन करेंगे आप, जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं का वर्णन किया गया हो और शैली जो है चित्रात्मक हो, तो इससे बेस्ट आंसर क्या हो। कंडीशंस वाले नहीं लेने हैं, कंडीशंस कोई जिसमें कंडीशंस कहते नहीं, इसमें एक ही होना चाहिए, इसमें 2 ही होने चाहिए, गलत है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपको बताना है। सस्वर पठन की बात अगर की जाए तो क्या बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना या पढ़ना, मौन पठन करना। सस्वर पठन की बात अगर कर दी जाए ना, तुरंत दोस्तों याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखना है कि 12 नंबर का जो आंसर है, 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। सस्वर पठन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सुइटेबल, इसलिए बड़ा है, पॉजिटिव है और झिझक को समाप्त करता है। चामस्की से क्वेश्चन आता है कि भाषा डेवलप करने के लिए, भाषा प्रयोग के लिए चामस्की जाने ही जाते हैं। चलिए चामस्की से क्वेश्चन कर लेते हैं। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, मना ही कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, एक सीमित दायरे में धकेल रहा है ऑप्शन। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है, तो मैं कहता हूं इससे भी बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, इन बीसीडी में से ऑप्शन नंबर ए इसलिए बेस्ट है क्योंकि जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे अपनी भाषा से लैस होते हैं, बच्चे अपनी भाषा से लैस होते हैं और बच्चे भाषा सीख सकते हैं, हर बच्चा भाषा सीख सकता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि प्राइमरी लेवल की बात कर ली, इस क्वेश्चन में पहले से कंडीशन डाल दी कि प्राथमिक स्तर है, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता, सबसे बेस्ट जो है तकनीक क्या होगी। पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, भाषा प्रयोग के अवसर, व्याकरण के नियमों को आप याद करा देते हो, स्मरण करा देते हो। मैं कहता हूं कौन सा निगेटिव हो सकता है, पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं होती है, व्याकरण के नियम ही सब कुछ नहीं होते हैं, तकनीक यंत्रों का प्रयोग करके बच्चों को, छोटे बच्चे हैं कैसे पढ़ेंगे। आंसर सी होगा। अगर अवसर आप प्राप्त करा रहे हो तो हमारा जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या, सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, कितना अच्छा ऑप्शन है, क्या मैं यहीं रुक जाऊं। चलिए और पढ़ लेता हूं। केवल पाठ, तुरंत काट दीजिएगा केवल वाला, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए और बी में लड़ाई अगर हो रही तो बी सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि इसमें बच्चे को अवसर मिल रहा है। और अगर अवसर प्रदान कर रहे हो, स्वयं करने की बात कर रहे हो, क्योंकि करके सीखना एनसीएफ 2005 कहता है, आंसर बी जाएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन की बात भी करी गई है। 16 नंबर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त बताइए। पहला, सरल पाठ्य पुस्तक। दूसरा, बाल साहित्यकारों का साहित्य। तीसरा, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। और डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी जो वातावरण है वो बड़ा यूनिक है, पॉजिटिव है। आंसर 16 का क्या होगा? तो 16 का आंसर जाएगा, मैं कहता हूं, सिखाने की पहली शर्त आपको पूछी है। सिखाने की पहली शर्त पूछी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर क्वेश्चन में दोस्तों इस क्वेश्चन को विवादों में रखा जाता है। पहली बात बता दूं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को काफी विवादों में रखा जाता है, इसलिए बड़ा ध्यान से लगाना है। तो सीधी सी बात है कि अगर आप वातावरण दे रहे हो सही, तो फिर क्या दिक्कत है? क्या पाठ्य पुस्तक तो एक निगेटिव सेंस है भैया। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। 17 नंबर पर आ जाइए फटाफट। बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि अगर आप भाषा को डेवलप करना चाहते हो तो बताइए कौन सा ऑप्शन जरूरी है। अनुकरण के लिए प्रोत्साहित कर दीजिए आप, भाषा प्रयोग के अवसर दे दीजिए, दोनों ऑप्शन क्लियर है, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है। साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कार दे दीजिए, टॉफी दे दी, कुछ भी दे दिया, किताब दे दी, पेन दे दिया, है ना। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब ऑप्शन तो हमारा देखिए, व्याकरण भैया नियमों पर आधारित होता है, इसलिए निगेटिव है। पुरस्कार देना ये सब निगेटिव है, दंड देना निगेटिव है। बच्चों को पुरस्कार देना ज्यादा गलत है। लेकिन क्या साहित्य पर पढ़ने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए? गलत है ना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना और भाषा प्रयोग के लिए, क्योंकि हम भाषा विकास की बात कर रहे हैं। और जब हम भाषा विकास की बात कर रहे हैं तो भाषा प्रयोग के अवसर ही देंगे। आंसर बी लॉक हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। 18 नंबर आपको और याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत होता है। बच्चों का ज्ञान किस क्षेत्र में विस्तृत होता है? जिसमें सर्वाधिक योगदान है बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। तो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए इसलिए लॉक होगा। क्यों लॉक होगा? क्योंकि मध्यम, कौन सा ऐसा माध्यम बनता है कि जो बच्चों का ज्ञान बढ़ाता है, विस्तृत करता है। ध्यान दीजिएगा, विस्तृत केवल बाल साहित्य कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, 1 2 3 4 स्टैंडर्ड, याद रखो दोस्तों। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। बताइए, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट किया जाए, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, आपको जवाब देना है, आंसर करना है। बताइए दोस्तों, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अनौपचारिक कथन कहा जाता है, जिनकी कोई भी बाउंडेशन और कोई भी बैरियर ना हो। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, तुरंत देखिएगा आंसर क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता, एक टीचर है जिसका नाम है सुनीता, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? एक प्राथमिक स्तर में पढ़ाने वाली जिसका नाम है सुनीता, एक अध्यापिका है, अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती भी है और उस पर चर्चा करती है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, गलत तुरंत काट दीजिएगा। कहानी पर चर्चा भाषा विकास का अवरुद्ध, बिल्कुल अवरुद्ध का मतलब है रोकना, रुकावट, बैरियर। आंसर ए और आंसर बी ही हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो अगर ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि रीतियां निभाना और अभिव्यक्ति का विकास करना, सबसे बेस्ट आंसर बी जाएगा। भाई काम को करना क्या है? अभिव्यक्ति का विकास कर रहे हैं, वो भी लिखित और मौखिक दोनों। 22 आपके स्क्रीन पर है कि भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। एक क्वेश्चन मिस हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर देखेंगे, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो मैं आपको बताता हूं किनके सिद्धांत से संबंधित है। चामस्की के सिद्धांत से। चामस्की कहते हैं भाषा बच्चे पहले से ही लैस होते हैं, बच्चों की एक अपनी भाषा होती है। चामस्की जाने जाते हैं भाषा शिक्षण के संबंधित तौर पर एक जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए 23 नंबर से एक क्वेश्चन है, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। माया एक बच्ची है, लिखती है, उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः ऐसा करती है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक ऐसा
सीडीपी में विकार है, एक ऐसा हिंदी पेडागोजी में, एक ऐसा हिंदी सीडीपी और ईवीएस पेडागोजी में विकार माना जाता है जिसको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया और कई कई नामों से जाना जाता है। अगर कोई लिखने राइटिंग से संबंधित कोई इश्यूज आ रहे, कोई अक्षमता है तो डिस्ग्राफिया होता है। यह बात आपको याद रखना है। डिस्ग्राफिया कहां पर है? कोई अगर लिखने में अक्षमता पैदा करता है, लिखने में अगर कोई विकार है, लिखने में क्या है, कोई विकार है, तो वो दोस्तों आपको याद रखना है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। अगला, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, या बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति क्या है दोस्तों? व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जिसमें अपेक्षाकृत अधिक उचित माना जाए। अगर 24 नंबर में यह पूछा जाए तो मैं ये कहता हूं कि बच्चे उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी माना जाता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? सर्वाधिक बेहतर है अगर हम लेखन क्षमता का आकलन करना चाहते हैं कि बच्चे किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचारते हैं, किस तरीके से लिखते हैं अपने भाव को। बहादुर वित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर वित्तों पर कहानी का शीर्षक दीजिए। बहादुर वित्तों में संज्ञा शब्द को चिन्हित करना है। अच्छा, सबसे ज्यादा कहां पर बच्चा एफर्ट्स दिखाएगा? सबसे ज्यादा बच्चा ऑप्शन नंबर डी होगा, दिखाएगा। शीर्षक दे देगा आसानी से, कहानी लिख देगा आसानी से, चिन्हित कर देगा आसानी से, लेकिन उसको पूरी तरीके से बदलकर ही अपने भाव में, अपने शब्दों में अगर लिखेगा तो सर्वाधिक बेहतर रहेगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। कह रहा है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ निर्माण, उच्चारणगत शुद्धता, तीव्र गति एंड लास्ट वन दोस्तों शब्द पढ़ना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थ का निर्माण नहीं कर पा रहे हो, अर्थ को निर्मित नहीं कर पा रहे हो तो कैसे होगा? 27, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत होता है बेहतर। इसका आधार क्या है? बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर प्रश्नोत्तर या परस्पर अंतःक्रिया। 27 नंबर का आंसर जाएगा अंतःक्रिया। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास, अंतःक्रिया, लोग ज्यादा, संयुक्त परिवार, बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, और अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेंगे तो सबसे बेस्ट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बताइए। बच्चा प्राइमरी लेवल का है, शिक्षण के संदर्भ में आपको सबसे बेस्ट कथन बताना है। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए, ही होनी चाहिए। अगर ही देखो तुरंत काट दो नेगेटिव में, ठीक है ना। पॉजिटिव में अगर नेगेटिव आ जाए तो गलत होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, ये सही है, हो सकता है आंसर। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाने जाने चाहिए। कंडीशन डाल दी, तुरंत काटो। केवल डाल दिया, अरे कंडीशन डाल दी, आंसर बी हो जाएगा। अवसर देना सबसे पॉजिटिव है। 29 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा पोर्टफोलियो मदद करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बच्चों का लेखा जोखा होता है, जो बच्चा साल में प्रगति करता है। प्रगति का एक रिपोर्ट कार्ड होता है, वही पोर्टफोलियो होता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है इतने इतने दिनों में, यही पोर्टफोलियो होता है। मदद करता है, क्या मदद करता है? क्रमिक प्रगति का, प्रगति वाला ऑप्शन ढूंढ लो कि बच्चे की प्रगति क्या है। क्रमिक प्रगति, प्रगति का आकलन करने में, एवेल्यूट करने में दोस्तों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। चैनल पर पहली बार है कोई बहन, कोई भाई, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें एक सिलेक्शन के लिए और सरकारी विद्यालय में अध्यापक और अध्यापिका बनने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के जरिए अपने एग्जाम को फोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो नीचे दी गई लिंक 2 घंटे में सारी खत्म कर दोगे। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। कहीं पेड कोर्स लेने की, कहीं इधर उधर किताब झांकने की जरूरत नहीं। वीडियो केवल यूट्यूब पर देखिए और पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी तौर पर खत्म कर लीजिए, एग्जाम दीजिए और एग्जाम में क्रैक कर लीजिए एग्जाम। अंतिम प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। समरूपता की समझ विकसित होगी। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका बिमला प्रकाश बच्चों को प्रेरित कर रही कि बिंदुओं की गढ़ आकृतियां बनाएं। इससे बच्चों की क्या होगी? समरूपता की समझ विकसित होगी। ये गणित और हिंदी का मिक्सअप क्वेश्चन था दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? अब भाषा सिखाने का सही क्रम आप सभी को पता होगा। आप अपने बचपन को याद कीजिए या आज के दौर में याद कीजिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि सबसे पहले सुना जाता है। भाषा कौशल को सिखाने के लिए श्रवण यानी सुना जाता है,
बोला जाता है, पढ़ा जाता है और लास्ट में लिखा जाता है। इसलिए श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों को यह लगता है कि डी ऑप्शन होगा वो पूरी तरीके से कई बार एग्जाम में गलत हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह रहा सेकंड नंबर। आज बहुत गलतियां होंगी आपसे, लेकिन उन्हीं गलतियों से एग्जाम में आपको सीखने को मिलेगा, एग्जाम में आपको 100% नंबर दिलाने में मदद करेगा। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधन के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना या मनोरंजन करना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना ही दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इंद्रियों का मतलब आप समझते हो, जो आपकी सतर्कता को बढ़ाती हैं, इंद्रियां जिनसे आप सीखते हो। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बच्चों का गलत होता है और इसको हम डिटेल में भी आपको बताएंगे, जहां से डिटेल में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थ ग्रहण कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण, बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर डी और सी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपका सी और डी का कंफ्यूजन हम मिटा देते हैं। चलिए, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा, वो सस्वर वाचन ना होकर मौन वाचन हो जाएगा। अर्थ ग्रहण आएगा तो मौन वाचन लगेगा। वो कैसे लगेगा आइए जानते हैं। अर्थ ग्रहण कौशल के लिए मौन वाचन लगाना है, यानी मौन वाचन अधिक उपयोगी होगा अर्थ ग्रहण के लिए। व्याकरण शिक्षा से भाषागत शुद्धता का विकास होता है और सस्वर वाचन से उच्चारण की शुद्धता। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको उच्चारण की शुद्धता, जब क्वेश्चन में उच्चारण की शुद्धता के बारे में बात करें तो यह लगाइए। व्याकरण की बात करें तो दोस्तों व्याकरणगत शुद्धता की अगर मैं बात करूं तो यह लगाइए। और अर्थ ग्रहण की जब भी बात होगी तो अर्थ ग्रहण में आपको यह लगाना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आज के बाद ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर अलग अलग ढंग से पूछे जाएं तो उच्चारण के लिए ये लगाओ, अर्थ ग्रहण के लिए ये लगाओ, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 4 नंबर। मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनब। लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना होना, उसके विचारों में स्पष्टता ना होना, उसे मात्राओं का ज्ञान ना होना। 4 नंबर का जो आंसर है वो दोस्तों वो ऑप्शन जाएगा वही सी के साथ। विचारों में स्पष्टता नहीं मानी जाती, बस इसलिए ही कहा जाता है कि यहां सी। मात्राओं का ज्ञान और रुचिकर नहीं, ये सब नहीं लगेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन पेडागोजी का आंसर सी के साथ लॉक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पर यह रहा, आपको जवाब देना है। बताइए दोस्तों आंसर क्या हो सकता है। कह रहा, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? आपको लॉक करना है। आप किस बात को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वही आपको लॉक करना है, जो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना। क्या आंसर होगा? या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना। तो इससे बेस्ट आंसर क्या होगा? जहां पर दृश्य श्रव्य सामग्रियों और संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, तो बताइए क्या आंसर होगा? इससे बढ़िया नहीं होगा। चलिए 6 नंबर देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? मैं उम्मीद करता हूं कि हर बहन हर भाई ने गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये सोचकर, ये समझकर कि हां हमें एक सरकारी अध्यापक, सरकारी अध्यापिका बनना ही बनना है, क्योंकि हम गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर केवल टीचर वैकेंसी की बात करते हैं और उसको पूरी तरीके से फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में देते हैं। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा जॉर्ज गियर्सन के साथ। आंसर हमारा बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का है। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी सतीश है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी भाषा का प्रयोग करता है। कुंजी का मतलब समझते हो? गाइड। और रटी भाषा का प्रयोग करता है। आपको बताना है कि इसमें क्या कमजोर हो सकता है। उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना दोस्त, तो हमें यह लगता है, क्या जनाब? हमें यह लगता है कि सतीश अगर रटी हुई भाषा को प्रयोग कर रहा है,
सतीश अगर रट्टी भाषा को प्रयोग कर रहा है तो उसका मौखिक भाषिक जो है ना बेहद कमजोर है। रीजन क्या है कि केवल रट्टी भाषा का प्रयोग, केवल वो समझ ही नहीं रहा, सोच नहीं रहा, सोचने के कौशल को इंक्रीज नहीं कर रहा। मौखिक भाषा बेहद कमजोर है और इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग लेवल में पूछा गया। समझ में आया? 8 नंबर स्क्रीन पर यह रहा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, या फिर समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। मैं कहता हूं 8वां नंबर सबसे सुइटेबल आंसर क्या हो सकता है कि अगर समझ के हिसाब से पढ़ाओगे, भाई समझ के हिसाब से अंत में करवाओगे, निगेटिव है, कंठस्थ करना निगेटिव है, दोहराना निगेटिव है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसलिए क्योंकि पढ़ने और लिखने की बात करी जा रही है, वो भी समझ के साथ में, तो इसलिए इससे बेस्ट आंसर हो नहीं सकता। अगला, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में कौशल या आकलन, या फिर पाठ्य पुस्तक। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व भाषा में आकलन होगा। क्यों आकलन माना जाता है? क्योंकि यही दोस्तों बाधक तत्व के रूप में एक टीचर के सामने देखा जाता है। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। वीडियो लाइक करने के लिए आप सभी शेरनियों का दिल से धन्यवाद। मुझे पता है कि हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी के पास बहुत सारा कार्य होता है, उसके बावजूद भी समय निकालकर आप क्लास को अटेंड करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को धार देते हैं, इसलिए आपको एक सैल्यूट बनता है। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान होना, सुंदर लेख होना, विषय और मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान होना। ये तीनों अगर नहीं होंगे तो पढ़ाने का मतलब ही क्या है? ये तीनों होने चाहिए, बल्कि रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक इतना नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, या फिर ऑल एबव। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, तो मैं आपसे बताता हूं कि अगर काठिन्य निवारण की बात की जाए तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, क्योंकि सभी ऑप्शन पॉजिटिव हैं। मॉडल दिखाकर कर सकते हो, वस्तु को दिखा दीजिएगा, कठिनता खत्म हो जाएगी, चित्र को दिखा दीजिएगा, कठिनता खत्म हो जाएगी, आंसर डी लॉक हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षक स्तर पर कविता शिक्षण मतलब समझते हो ना, पद्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वादों के मतलब का कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे प्राथमिक लेवल के हैं, प्राइमरी लेवल का बच्चा ये बड़े लेवल की अंतर्राष्ट्रीय वादों से क्या मतलब रखेगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक क्या है? बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। मैं कहता हूं इन तीनों ऑप्शंस को नीचे वाले काट दीजिएगा आप, फिर भी आंसर ए हो जाएगा। अगर आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो बच्चे कैसे भाषा प्रयोग कर पाएंगे अपने समाज में, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने खेल के मैदान में, अपने घर में? आंसर जाएगा ए के साथ। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ध्यान दीजिएगा, एक शिक्षक और शिक्षिका के नाते आप 8वीं कक्षा के बच्चों का आकलन कर रही हैं। सबसे कम महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, या किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। 14 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, साहित्यिक समारोह का आयोजन करा देना। ये सबसे कम होगा, क्योंकि नाटक में रूपांतरित कर देना, कहानी को नाटक में बना देना, ये बड़ा है। लिखित परीक्षाओं का आयोजन करा देना बिल्कुल सही है। क्या किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना, क्या ये भी सही है? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और अगर बच्चे छोटे हैं तो ये क्वेश्चन विवादों में भी फंसा है। भैया ध्यान दीजिएगा, बच्चे छोटे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को विवादों में भी फंसाया गया है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन आयोग ने जो आंसर मारा है वो ऑप्शन नंबर केवल बी ही मारा है, जो सही है, और यही आपको मारना है। रूपा बड़े समूह में अपने सामने अपनी बात कहते हुए अटकती है, एक शिक्षिका के रूप में आप उसकी कैसे सहायता करेंगे या कैसे सहायता करेंगी? भाई शिक्षक है, शिक्षिका है, अटक रही है, एक लड़की है रूपा,
बड़े समूह के सामने अपनी बात कहना, बहुत से लोग बैठे अपनी बात कहने में अटकती है, क्या करेंगे आप, क्या करेंगी आप? प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। 15 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा दोस्तों किसके साथ, ए के साथ। प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे, तो अवसर देना एक पॉजिटिव है और इसी से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और कॉन्फिडेंस के साथ वो बड़े समूह के बारे में बड़े समूह के समक्ष बोल पाएगी। 16 नंबर आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या त्रुटियों की उपेक्षा। बिल्कुल निगेटिव है, तीनों ऑप्शंस निगेटिव है। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का अभ्यास अगर आप कराओगे तो यही निवारण है, इसका निवारण इसके अलावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर आपके कॉन्सेप्ट पर यह रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डॉट डॉट की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। क्या नहीं किया जा सकता, क्या नहीं होना चाहिए? बच्चा उच्च लेवल स्तरीय, उच्च स्तरीय है, उच्च प्राथमिक स्तरीय है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या होना नहीं चाहिए? शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान की बात करें, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की बात करें, बच्चों की सामाजिक श्रेणी की बात करें, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की बात करें, तो इस 17 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? जरा बताने का कष्ट करें दोस्तों, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो बी ऑप्शन में जो है बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भाषिक पृष्ठभूमि की बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? कुछ इस तरीके का है जो मैं आपको दिखाता हूं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो, यानी वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो कहा जाता है। तो अगर निकाला हो का मतलब है कि निकलता हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको शब्द कहा जाएगा। वर्ण नहीं कहा जा सकता, वर्ण समूह नहीं कहा जा सकता, शब्द है। अब शब्द का मतलब कुछ भी हो सकता है, शब्द का मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं, क्या अगर मैं आपसे कह दूं तो हमारा कोई भी शब्द क्या हो सकता है कि कोई भी शब्द, जैसे अगर मैं लिख लूं फ्लावर, फ्लावर है तो फ्लावर का मतलब एक शब्द है और इसको हिंदी में कहते हैं फूल। अगर फूल कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह अर्थ दिखा रहा है कि हाँ ये किसकी बात कर रहा है। 19 नंबर देखिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? व्यतिरेक विधि, सिद्धांत प्रणाली, व्यास प्रणाली या तुलना विधि। तो इस क्वेश्चन का 19 नंबर का आंसर हो जाएगा व्यतिरेक विधि के साथ अगर जा रहे हो। क्या? अगर आप व्यतिरेक विधि के साथ जा रहे हो या जा रही हैं तो आंसर ए सही होगा। मापन किया जाता है मूल्यांकन में, कक्षा शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में, वार्षिक परीक्षा में। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी बच्चे गलत करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, मापन किया जाता है वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। एवोल्यूशन की बात की जा रही है। परीक्षा के अंत में हम चीजों को देखते हैं, एवोल्यूट करते हैं। साल भर मैंने पढ़ाया और साल भर बच्चों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसका मापन अंत में करेंगे। चलिए, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? सस्वरवाचन है, शुद्ध उच्चारण है, कविता पाठ है, तीनों बिना बोले नहीं हो सकते। प्रतिलिपि का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोस्तों ये आप बिना बोले काम कर सकते हो। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में सबसे पहले विकास किसका होना चाहिए? जवाब दीजिएगा। 22 नंबर का जो आंसर है वो श्रवण के साथ जाएगा। श्रवण हो जाएगा क्योंकि आपको पता है पहले सुना जाता है। क्या? पहले सुना जाता है और उसके बाद क्या होता है? बोला जाता है, पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। लास्ट में लिखा जाता है, सबसे पहले सुना जाता है। कौन कथन असंगत, कौन कथन संगत नहीं है? यानी कौन कथन असंगत है? सिंपल सी बात है, दोनों एक ही चीज है। कौन कथन असंगत है या कौन कथन संगत नहीं है? पढ़िएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। आंसर देखिएगा, डी जाएगा। क्यों? क्योंकि पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है। सी तो सही है, लेकिन डी में कह रहा साध्य है। अरे भाई, पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है,
सामग्री है। समझ रहे ना? तो यही दोस्तों गलत है, यही तो कह रहा था साध्य असंगत नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, न कि साध्य है, आपको याद रखना है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपसी व्यवहार में अगर होते हैं तो अनौपचारिक कहा जाता है, यह भी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उच्चारण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर जाएगा बच्चे उदाहरणों से नियम की तरफ जाते हैं। यही व्याकरण शिक्षण कहता है। आंसर बी फॉर ब्रिलियंट। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें अंकन की कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, या फिर इनमें से सभी। 26 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? तो 26 का जो आंसर है वो जाएगा डी के साथ। इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन नहीं करती, ये दोष है। आवश्यकता नहीं रहती, ये भी दोष है। और सुनिश्चित मापदंड नहीं है, ये भी दोष है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है कि किस तरीके की बच्चे ने उपलब्धि की है, साल भर पढ़ाया है, उसका क्या मतलब है, कहां पर समस्या है, कहां पर निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। तो यह उपलब्धि की जांच केवल उपलब्धि परीक्षण से ही होगी। आंसर हमारा डी लॉक हो जाएगा। वीडियो में मैंने कहीं नहीं कहा है कि आप लाइक करिएगा, आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको बनना है शिक्षक और शिक्षिका तो अपने मित्रों में ये जरूर डिस्कस करेंगे, अपने मित्रों को जरूर बताएंगे कि यहाँ एक गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी चैनल है। सब्सक्राइब भले ही ना करें, लेकिन पढ़ के जाएं, क्योंकि सब्सक्रिप्शंस इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर उद्धार हो रहा है, किसी के घर में अगर रोशनी के चिराग जल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है या उपयुक्त नहीं है? निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। तो सिंपल सी बात है कि अब नहीं के लिए तीनों नहीं है। अब देखिए तीनों नहीं है ना, आशंका होती निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। तो नहीं है के लिए तो मैं कहूंगा कि ये देखिए पॉजिटिव। निगेटिव में अगर पॉजिटिव, अंधों में काना राजा अगर आ जाए तो उसको ले लीजिएगा, और पॉजिटिव में अगर निगेटिव आ जाए तो उसको ले लीजिएगा। उल्टा होता है, हमेशा याद रखिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह है, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्राओं के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वो जाएगी लेख विधि हो जाएगी। आंसर हमारा बी फॉर ब्रिलियंट। सुनकर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण करने का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। 30 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? जवाब दीजिएगा। तो अब देखिएगा, सुनकर अर्थ ग्रहण तो मतलब शुद्ध सामग्री का भाव ग्रहण, और श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, और लॉक हो जाएगा तो लॉक हो जाएगा।